मेरा नाम गीता है। यह मेरी कहानी है। सब मेरे पिताजी के नाम को जानते थे, लेकिन उनके सच को सिर्फ मैं जानती हूँ। वे एक शांत स्वभाव के, मेहनती और सबसे बढ़कर त्यागी इंसान थे। मैंने उनके साए में ही अपना बचपन बिताया और आज जब वे इस दुनिया में नहीं हैं, तो उनका सच दुनिया को बताना मेरा फ़र्ज है। मैं उनकी शादी के कई सालों बाद पैदा हुई थी। घर में सब कहते थे कि भगवान ने देर से दिया मगर खूब दिया, पर मैं जानती थी उन वर्षों में माँ ने कितना सहा और पिताजी ने कितने त्याग किए। पिताजी 3 भाई बहनों में सबसे बड़े थे, उनके बाद मेरे चाचा और सबसे छोटी मेरी बुआ। मगर इन तीनों में सिर्फ मेरे पिताजी ने ही जिम्मेदारियों का बोझ उठाया। वे सिर्फ बड़े भाई नहीं थे, बल्कि पिता, माँ और साया बनकर अपने भाई बहनों के लिए खड़े रहे और आखिर में मेरे लिए भी। चाचा का स्वभाव हमेशा ऊंचे सुर में बोलने वाला था। वे कुछ नहीं करते थे मगर अपने अहम का ताज पहने रहते। घर में उनके बोल को मान दिया जाता। मेरे पिताजी उनके सामने चुपचाप खड़े रहते। कभी किसी ने ये सवाल नहीं उठाया कि जो इंसान दिन रात मेहनत कर रहा है वो क्यों चुप है। भैया, कल बच्चों के लिए कपड़े बाजार से ले आना और फीस भी भर देना। स्कूल की फेहरिस्त बुआ हर हफ्ते पिताजी को पकड़ा देती और पिताजी कभी मना नहीं कर पाते। बुआ का अंदाज भी कुछ ऐसा ही था। रोज नहीं तो एक दिन छोड़कर अपने बच्चों को लेकर आ जाती। कभी रोती, कभी गुस्से में, कभी हंसती हुई। भैया, मेरे आदमी ने फिर मुझ पर हाथ उठा दिया। बच्चों ने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। पिताजी की आंखों में दया झलक आती। वे बटुआ खोलकर जो भी होता उनके हाथ में रख देते। माँ यह सब देखती मगर कुछ नहीं कहती। शुरू में रोकने की कोशिश की थी, फिर चुप हो गई। मैं बचपन से यह सब देखती आ रही हूँ कि मेरे पिताजी अपने भाई बहनों के लिए खुद को हर बार कुर्बान करते रहे। न कोई नखरा, न ऊंची आवाज़, बस सबका बोझ अपने कंधों पर उठाए। जब भी बुआ आती, माँ के काम में 100 गलतियाँ निकाल देती है। ये सब्जी कैसे बनाई है, कुछ आता भी है, चाय बनाना भी नहीं सीखा और मेरे भाई को पिला दी। माँ सब कुछ चुपचाप सहती रहती थी। मैं छोटी थी और समझ नहीं पाती थी कि यह सब क्यों हो रहा है, लेकिन वक्त के साथ यह सवाल मेरे भीतर कहीं जम गए। हमारे घर में माँ अक्सर चुप रहती थी, दिन भर एक शब्द भी नहीं बोलती थी और रात को अजीब अजीब हरकतें करती। कभी पानी में हाथ डाले बैठी रहती, कभी छत की ओर चुपचाप देखती रहती और पिताजी यह सब चुपचाप देखते रहते। न कोई सवाल, न कोई शिकायत, न कोई यह कहता कि कुछ तो बोलो, यह सब तुम्हारे सामने हो रहा है। एक दिन माँ ने झुंझुलाकर कह ही दिया, आप कुछ बोलते क्यों नहीं। पिताजी ने बस एक ही बात कही, अपने लोग हैं, इन्हें मुश्किल में कैसे छोड़ दूं। पिताजी ने जो कुछ भी बनाया था, जमीन, दुकान, रुपया, पैसा, सब भाई बहनों में बांट दिया। एक बार मैंने पिताजी से पूछ लिया, आपने सब कुछ क्यों दे दिया। वे मुस्कुराए, बेटी यह सब ऊपर वाले का दिया है, इससे अकेले कैसे रखूं। चाचा अक्सर मोहल्ले में गर्व से कहते फिरते, यह सारा कारोबार हमारे पूरे परिवार का है, भाई ने संभाला है, लेकिन हक हम सबका है। एक दिन मोहल्ले की एक दादी माँ ने माँ से कहा, बेटी तेरा आदमी बहुत अच्छा है, लेकिन अपनी अच्छाई में सब कुछ गवा देगा। माँ ने नजरें झुकाकर जवाब दिया, क्या करे, उसका दिल ही ऐसा है। मुझे महसूस हुआ कि कभी कभी बड़ा दिल आदमी को तोड़ भी देता है। मैं अब छोटी नहीं थी। पिताजी की आंखों में छिपी थकान, माँ की चुप्पी और घर की हवा में फैली उदासी को महसूस करने लगी थी। पिताजी जिन्होंने कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया, अपने ही भाई बहनों के आगे झुकते झुकते एक दिन मेरे दिल में भी गिर गई और उस दिन मैंने ठान लिया कि एक दिन इन सबको इनका असली चेहरा दिखाकर रहूंगी। यह तो बस शुरुआत थी। पिताजी ने जीवन भर कभी किसी से प्रतिस्पर्धा नहीं की, न कभी अपनी अहमियत जताई, न कभी अपने हक की मांग की और यही बात चाचा के लिए फायदेमंद हो गई। एक दिन सुबह सुबह माँ ने मुझे जगाया, गीता देख आंगन में पानी भर आया है। मैं बाहर गई तो देखा कि नल टूट गया था और सारा आंगन गंदा हो गया था। चाचा आंगन के किनारे बैठे थे। जैसे ही मैं पहुंची बोले,
तुम लोगों का काम तो बढ़ता ही जा रहा है। मैंने भाई से कहा था कि नल बदलवा लो, लेकिन तुम्हें तो सुनाई नहीं देता। अब भुगतो। मैंने कहा चाचा, आपने कभी कुछ दिया होता तो हम खुद बदलवा लेते। वे बोले, अब तुम भी बोलने लगी हो, अपने बाप पर ही गई हो। वो भी कुछ नहीं कहता, पर कम से कम चुप रहता है। मैं चुप हो गई। शायद उस वक्त जवाब देने का हक मेरे पास नहीं था। माँ की हालत अजीब होती जा रही थी। कभी दरवाजे की कुंडी खुली छोड़ देती, कभी रसोई में जाकर बिना वजह बर्तन इधर उधर करती। मैं पूछती, माँ क्या कर रही हो? तो कहती, पता नहीं, याद ही नहीं कि क्या लेने आई थी। मैंने देखा कि उनके बाल अक्सर खुले रहते और कई बार दिन में ही सो जाती। एक दिन चाचा के बेटे का जन्मदिन रखा गया। घर में खूब तैयारियां हुई, लेकिन न मुझे बुलाया गया न माँ को। हम अपने कमरे में बैठे रहे। रात को जब शोर थम गया और बर्तनों की आवाज़ें बंद हो गई तो माँ ने कहा, हम इस घर में होते हुए भी नहीं हैं। मैंने उनका हाथ पकड़कर कहा, माँ, एक दिन यह सब खत्म होगा। अगले दिन बुआ ने माँ को ताना दिया, बर्तन भी ठीक से नहीं धो पाती। देखो इस प्लेट को, जैसे कोई अंधा धो गया हो। माँ ने कुछ नहीं कहा, बस सिर झुका लिया। पिताजी ने सब सुना, लेकिन हमेशा की तरह कुछ नहीं बोले। मगर उस चुप्पी के भीतर एक तूफान था जो कभी भी फूट सकता था। माँ की हालत बिगड़ती जा रही थी और घर की खामोशी हमें हर दिन थोड़ा थोड़ा मार रही थी। एक सुबह चाचा ने सबके सामने कह दिया, मुझे इस घर में अब नहीं रहना। यह घर अच्छा नहीं लगता। मुझे यहाँ की हमेशा की चील पों सहन नहीं होती। हर चीज़ बिखरी रहती है, और तुम्हारी बीवी की बातें भी। चाचा ने गुस्से में कहा। पिताजी ने सुना और धीरे से बोले, ठीक है, तुम चले जाओ, मैं कुछ व्यवस्था कर दूंगा। बुआ ने तुरंत टोका, हमें किसी पुराने मोहल्ले में मत भेज देना। हमें भी ऐसा ही अच्छा घर चाहिए जैसा यह है। चाचा ने भी समर्थन किया, हाँ भैया, हमारे बच्चों का क्या कसूर है? वो भी तो इसी घर में पैदा हुए हैं। ऐसा लग रहा था मानो इनकार का कोई सवाल ही नहीं था। उन दिनों में दुकान से देर से लौटती थी। पापा भी अब देर तक रात तक बाहर रहने लगे थे। कभी किसी बिल्डर से बात करते, कभी किसी मजदूर को बुलाकर नक्शा समझाते। महीनों की मेहनत के बाद एक छोटा मगर साफ सुथरा घर चाचा के लिए तैयार हो गया। वो दिन भी आ गया जब चाचा ने खुशी खुशी सामान बांधा और चले गए। मुझे लगा शायद अब थोड़ी राहत मिलेगी, लेकिन घर की खामोशी और भारी हो गई। एक दिन माँ ने मुझे रोका और कहा, तेरे पापा का बीपी कई दिनों से बढ़ा हुआ है, जरा कह दे दवा ले ले। मैं पापा के पास गई। पापा, दवा लेनी होगी, चलिए डॉक्टर के पास चलते हैं। वो मुस्कुरा कर बोले, बेटा, कहीं तेरा चाचा यह न समझ ले कि मैं हिसाब बराबर कर रहा हूँ। रहने दे, खुद ठीक हो जाऊंगा। मुझे ताजुब हुआ। पापा के लिए उनका भाई इतना अहम था कि अपनी सेहत तक दांव पर लगा रहे थे। उस दिन पहली बार पापा के लिए मेरे दिल में कुछ और ही उभरा, न प्यार था न दया, शायद कोई अनकहा दर्द जो शब्दों में नहीं उतार सकती थी। इसी हफ्ते पापा के साथ एक आदमी आया जो जमीन के कागजों का काम करने वाला था। मैं कमरे में देख रही थी, कागज बिखरे पड़े थे। पापा कुछ लिख रहे थे। शाम को माँ ने बताया कि अभी कोई काम नहीं कर रहे। मैंने पूछा तो पापा ने कहा, जायदाद बांट रहा हूँ, सबको हिस्सा देना है। मैं हैरानी से पूछ बैठी, सब कुछ तो आपने खुद बनाया है, पिताजी से क्या मिला था जो बांट रहे हो? पापा नजरें फेर कर बोले, अपने लोग हैं, मैं ही दूंगा तो कौन देगा? कुछ दिनों बाद चाचा आकर बोले, भैया, उस पुरानी जमीन का हिस्सा दे दो, बच्चों की पढ़ाई के लिए बेचना है। पापा ने फाइल से कागज निकाले, साइन कर दिए, जैसे दिल का टुकड़ा नहीं, बस कागज पर दस्तखत कर रहे हो। एक दिन दुकान से लौटते हुए मैंने देखा पापा की चाल बदल गई है। धीरे धीरे चल रहे थे, सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त सांस फूल रही थी। मैंने पूछा, पापा तबीयत ठीक है? बोले, बस थकान है बेटा, और कुछ नहीं। रात को माँ ने बताया, पापा का बीपी बहुत बढ़ गया है, पर दवा लेने को तैयार नहीं। मैं छत पर जाकर सोचने लगी, क्या खामोशी भी कोई सौदा होती है? क्या इतना कुछ देकर भी इंसान कोई कीमत नहीं वसूल पाता? अगले दिन फिर चाचा आ गए, भैया, वो गोदाम वाला हिस्सा भी दे दो, थोड़ा कारोबार बढ़ाना है। मैंने सब सुन लिया। पापा बोले, ठीक है, कल आ जाना, कागज तैयार कर दूंगा। मैं गुस्से में बोल पड़ी, पापा अब तो बस करो, क्या बचा है? पापा ने मेरी ओर देखा, बेटा, मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए, बस रिश्ते बच जाए। लेकिन मैं समझ चुकी थी कि रिश्ते सिर्फ देकर नहीं बचते, कभी कभी रोकना भी जरूरी होता है। घर में अब वो रौनक नहीं रही जो पहले थी। माँ अक्सर खिड़की के पास बैठी बाहर सड़क को देखते देखते सो जाती। पापा की वर्षों की मेहनत से बनाई संपत्ति अब कागजों में बढ़ चुकी थी। रिश्ते शायद बच गए थे, मगर सब कुछ भीतर से खाली था। शिकायतें फिर भी खत्म नहीं हुई। कुछ दिन शांति रही, जैसे तूफान से पहले की खामोशी।
चाचा अब अपने नए घर में थे, मगर हर रोज किसी न किसी बहाने आंगन में आ जाते, कभी पानी मांगने, कभी कोई पुरानी चीज पूछने, कभी बस यूं ही पापा पर नजरें रखने। एक दिन सुबह माँ को दवा देने के बाद मैं झाड़ू लगा रही थी, तभी बुआ आई। उनके पीछे उनकी बड़ी बेटी भी थी। आते ही पूछा, भैया कहाँ हैं? मैंने इशारे से बताया, अंदर कमरे में आराम कर रही हैं। वो तेजी से भीतर चली गई। मैंने दरवाजे के कोने से देखा, सीधा पापा के बिस्तर के पास जाकर बोली, भैया अब तो हमसे छुपाओ मत, हमें पता चल गया कि तुम्हारे पास अभी भी 2 जमीन के प्लॉट बचे हैं जिनके बारे में तुमने किसी को नहीं बताया। पापा ने करवट लेकर धीमे स्वर में कहा, वो जमीन बच्चों के लिए है, मेरी बेटी के लिए। बुआ तुनक कर बोली, क्या क्या मतलब? हम क्या तुम्हारे अपने नहीं हैं? क्या हमारा कोई रिश्ता नहीं? तुमने सारा जीवन जो हमें ही दिया, अब भी हमारा हक दो। उसकी आवाज़ ऊंची होती जा रही थी। मैं कमरे के दरवाजे तक पहुंच चुकी थी। बुआ पापा की तबीयत ठीक नहीं है, आप बाद में बात कर ले, उसने गुस्से से मेरी ओर घूरते हुए कहा। अब ये लड़की हमें समझाएगी। तुम लोग खुद को समझते क्या हो? बातें यही खत्म नहीं हुई थी कि चाचा भी आ गए। शायद बुआ ने बुलाया था। अंदर आते ही बोले, भैया सीधी बात करो, जो जमीन बची है उसका हिस्सा चाहिए, बराबरी का हिस्सा चाहिए। पापा ने आंखें बंद कर ली। चेहरा सफेद पड़ गया था, लेकिन चाचा रुके नहीं। भाई तुमने तो सारी जिंदगी हमें दिया, अब क्यों रुक गए? अब जब बेटी बड़ी हो गई है, जायदाद की याद आ गई? मैं खुद को रोक रही थी। चाचा खुदा का खौफ करो, पापा बीमार हैं, अब उन्हें आराम करने दो। बिना मेरी तरफ देखे बोले, अब तो ये लड़कियां हमारे मामलों में बोलने लगी है। भैया फैसला करो और अभी करो। पापा ने कहा, मैंने वो जमीन बेटी के नाम पर कर दी है, उसे भी कुछ तो देना है। बुआ हंस पड़ी। बेटी को जमीन देकर क्या करोगे? वो तो कल किसी और के घर चली जाएगी। अपने बच्चों का सोचो, वही यही रहेंगे। चाचा ने जोर देते हुए कहा, हम कल आ रहे हैं कागज लेने। दोनों निकल गए, मगर कमरे में बारूद छोड़ गए। पापा की सांसें तेज चलने लगी, माथे पर पसीना आ गया। माँ भागी भागी आई और उनकी हथेली दबाई, लेकिन पापा ने हाथ उठाकर मना कर दिया। नहीं अभी नहीं। मैंने पानी का गिलास दिया। थोड़ी राहत मिली, मगर उनकी हालत रोज जैसी नहीं थी। शाम तक थोड़ी तबीयत संभली, चेहरा भी फिर भी मुरझाया हुआ था। मुझे पास बुलाकर धीमे से बोले, गीता कभी किसी को मत बताना कि इस घर के मर्द भी रोते हैं। मैंने उनका हाथ थामा, लेकिन अंदर कहीं पत्थर सा एहसास बैठ गया था। अगले दिन सच में चाचा आ गए। कागज हाथ में लेकर बोले, बस साइन कर दो ताकि बाद में कोई दिक्कत न हो। पापा ने कागज देखकर धीरे से कहा, कुछ दिन और दो, सोच लूंगा। चाचा गुस्से से खड़े हो गए। सोचा भी नहीं था कि तुम मना करोगे। वही हो जो हमेशा हमारी बात मानते थे, अब बदल गए हो भैया। बुआ पीछे से बोली, क्यों नहीं बदलेंगे? बेटी जो बड़ी हो गई है, दहेज भी चाहिए, सोना भी चाहिए, जमीन भी चाहिए। पापा कुछ नहीं बोले, लेकिन अब मेरा सब्र टूट गया। बुआ पापा ने तो तुम सबको जिंदगी दी, अगर अब वो कुछ अपने लिए या मेरे लिए रखना चाहे तो तुम्हें क्यों तकलीफ हो रही है? बुआ ऊंची आवाज में बोली, बहुत लड़ने लगी है ये लड़की। तभी कहती थी, बेटियों को इतना मत पढ़ाओ। चाचा बोले, भैया आखिरी बार कह रही हैं, समय दे रही हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं। उस दिन के बाद पापा की तबीयत और बिगड़ गई। ज़्यादातर वक्त बिस्तर पर ही रहते, खाने का मन नहीं करता, दवा से मना कर देते और दिन भर खिड़की से बाहर निहारते रहते। माँ बार बार कहती, सब उस दिन की लड़ाई का असर है। मैं हर दिन उसकी सेहत का उतार चढ़ाव देखती और समझती कि वो सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि अंदर से भी टूट रही है। सुबह का समय था, माँ पूजा कर रही थी और मैं रसोई में नाश्ता बना रही थी। पापा रोज की तरह आंगन में बैठे थे। दूध गर्म करके मैंने चाय उनके लिए रख दी और अंदर आ गई। कुछ ही पलों में जोर की आवाज आई, जैसे कुछ गिरा हो। मैं दौड़ती हुई बाहर पहुंची तो देखा पापा जमीन पर गिरे हुए थे। शरीर खिंच गया था, एक तरफ का हाथ बेजान था और चेहरा टेढ़ा हो गया था। मैं जोर से चीखी। माँ भी दौड़ी आई। पापा कुछ बोलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जबान साथ नहीं दे रही थी। मैंने तुरंत पड़ोस के अंकल को बुलाया। वे दौड़ते हुए आए, नब्ज देखी और बोले, अभी अस्पताल ले चलो। हम उन्हें पास के अस्पताल ले गए। रास्ते भर पापा हमें देखते रहे, लेकिन कुछ बोल नहीं पा रहे थे। उनकी आंखों में ऐसी बेबसी थी जिसे शायद ही कोई बेटी देख पाती। अस्पताल में जांच के बाद डॉक्टर ने बताया कि उनके दिमाग के एक हिस्से को नुकसान पहुंच चुका है। अब बोलना और चलना दोनों ही निर्भरता में आ गए हैं। इलाज तुरंत शुरू करना पड़ेगा, वरना हालत और बिगड़ सकती है। माँ ने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब जो करना हो कीजिए, बस इन्हें बचा लीजिए। पापा को वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। मैंने चाचा को फ़ोन किया, फिर बुआ को भी खबर दी। दोनों ने कहा, देखते हैं आप आए तो बताएंगे। लेकिन 3 दिन बीत गए, किसी ने दरवाजे तक नहीं खटखटाया। अस्पताल में हर दिन एक नई समस्या आ जाती। कभी दवाई खत्म हो जाती, कभी इंजेक्शन का खर्च सामने आ जाता। माँ ने अपने पुराने कंगन निकाले, मैंने अपनी छोटी मोटी चीज़ें बेच दी, मगर पापा की दवा कभी रुकने नहीं दी। पापा के शरीर का एक हिस्सा अब पूरी तरह बेजान हो गया था, न हाथ चलते न पैर।
एक दिन पापा ने इशारे से मुझे बुलाया और दरवाजे की ओर उंगली उठाई जैसे किसी का इंतजार कर रही हूँ। मैं समझी शायद चाचा या बुआ की बात कर रही है। मैंने धीरे से कहा, पापा कोई नहीं आया अभी। उनकी आंखों में नमी उतर आई जैसे अंदर कुछ और ही टूट रहा हो। मैंने उनका हाथ थाम कर कहा, पापा मैं हूं ना, आप बस जल्दी ठीक हो जाइए। 3 दिन बाद डॉक्टर ने हमें पापा को घर ले जाने की इजाज़त दे दी, मगर इलाज जारी रखना होगा। हम पापा को घर ले आए। वही आंगन, वही खाट, वही दरवाजा, सब कुछ वैसा ही था। बस पापा पहले जैसे नहीं रहे। पापा के लिए एक अलग कमरा तैयार किया गया। दवाइयाँ, पानी, कपड़े सब बिस्तर के पास रख दिए। मैंने यह आदत बना ली थी कि हमेशा साफ सफाई बनाए रखती, समय पर दवा देती और उनके इशारों को समझती। एक दिन मैंने पापा से पूछा, कुछ कहना है? उन्होंने सिर हिलाया। मैंने कागज कलम निकाला और उनकी आंखों में देखा। उन्होंने उंगली से धीरे धीरे 2 शब्द लिखे, सॉरी। मेरी आंखों से आंसू गिर पड़े। पापा किससे माफी मांग रहे हैं आप? आपने तो कभी किसी का हक नहीं छीना। उन्होंने पलकें झपकाई और आंखें बंद कर ली जैसे अब और कुछ न कहना हो। इस बीच चाचा की बेटी की शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी थी। मोहल्ले में रौनक थी, गीत बज रहे थे, लाइटिंग हो रही थी। हमारे घर में सन्नाटा पसरा था। माँ ने एक दिन कहा, देखा हमारे आंगन के पीछे लाइट लगवा रही है, लेकिन एक बार भी नहीं पूछा कि भैया कैसे हो। मैं चुप रही। कुछ बातें चुप्पी में ही सुनाई देती हैं। अब हर दिन पापा के इशारों, दुआओं और यादों के साए में कट रहा था। जो मैं कभी उनकी बेटी थी, अब उनकी परछाई बन गई थी। कई हफ्ते हो गए थे पापा को बिस्तर पर पड़े हुए। उनकी आंखों के भीगे सवाल भी अब फीके पड़ते जा रहे थे, जैसे अब कुछ लेना देना ही नहीं बचा हो। माँ और मैं उनकी देखभाल कर रहे थे, लेकिन हमारा सारा जीवन अब उनके इर्द गिर्द ही सिमट गया था। उनकी दवाइयाँ, खाना, रोज के खर्चे, सब कुछ अब हमारे लिए, हमारे ही सिर पर था, बिना किसी मदद के। एक दिन जब मैं दवा लेने गई तो उसी पुरानी दुकान के सामने रुक गई। वही दुकान जिसे पापा ने अपने हाथों से खड़ा किया था, वही दुकान जहां से घर का चूल्हा जलता था। लेकिन उस दिन उस पर नया ताला पड़ा था और बाहर नए अक्षरों में लिखा है, मनोज एंड सन्स गोडाउन। मैं वहां कुछ पल खड़ी रही, फिर अंदर जाने की कोशिश की। कुछ लोग सामान उतार रहे थे। मैंने एक मजदूर से पूछा, भाई साहब ये दुकान कब से गोदाम बन गई? वो बोला, ये मनोज साहब की दुकान है, 2 हफ्ते हो गए हैं, रोज माल आता है। मेरा दिल कांप गया। मनोज मतलब मेरे चाचा। मैं सीधी घर आई और माँ को बताया। माँ सुनकर चुप हो गई, फिर धीरे से बोली, कुछ दिन पहले सुना था कि वो कोई नया कारोबार शुरू कर रही हैं, मगर बेटा ये दुकान तो तेरे पापा की थी। मैंने कहा, अब शायद नहीं रही माँ। उसी शाम मैंने तय किया कि चाचा के घर जाऊंगी। बुआ ने दरवाजा खोला। मैं अंदर गई तो देखा चाचा अपने स्टडी रूम में बैठे थे। मेज पर नक्शे बिखरे हुए थे, हाथ में कलम। मैंने कहा, चाचा आपसे कुछ बात करनी है। उन्होंने नजर उठाकर कुर्सी से पीठ सटाई। बोलो क्या मसला है? मैंने कहा, वो दुकान पापा की थी, अब गोदाम कैसे बन गई? चाचा गुस्से में बोले, हाँ तो अब यहाँ हिसाब रखा जाएगा। अब तो तुम लोग भी बातें गिनने लगी। मैंने कहा, वो दुकान हमारे गुजारे का सहारा थी, पापा के नाम पर थी। उन्होंने कलम मेज पर पटक दी और चेहरा फेर कर बोले, फिर हंसते हुए कहा, देख गीता, तू लड़की है, लड़कियां इन बातों में नहीं पड़ती। जा अपने बाप का इलाज करवा, कारोबार हम देख लेंगे। जो हक है वो तो तुझे मिल चुका। तेरे पापा ने खुद ये दुकान हमें दी थी, खुद कहा था। और तुम जानती है भैया का हर शब्द आखिरी होता है, कोई कागज नहीं, कोई सबूत नहीं। फिर मेरी और गुस्से से देखा, तुम मुझसे सबूत मांग रही है? लड़की होकर बस सवाल ही कर सकती है, फैसला नहीं। अब वक्त बदल गया है। मैंने कहा, मैं लड़की हूँ लेकिन कमजोर नहीं। चाचा हंसते हुए बोले, हम तेरा भी देख लेंगे। जो अपने पाप को संभाल नहीं पाए वो कारोबार की दुनिया क्या संभालेगी? ये तेरे बस की बात नहीं। मैं चुपचाप लौट आई, लेकिन पहली बार दिल में एक चिंगारी सी जल उठी। मैंने तय कर लिया कि अब कानूनी मदद लेनी होगी। माँ को बताया तो वो डर गई। बेटी दुश्मनी पालना आसान नहीं। मैंने कहा, माँ ये दुश्मनी नहीं, हमारा हक है। अब अगर चुप रहेंगे तो कुछ नहीं बचेगा। मैं मोहल्ले के एक वकील के पास गई, सब कुछ बताया और जायदाद के कागज भी दिखाए। उन्होंने ध्यान से देखा और कहा, अगर ओरिजिनल कागज है तो केस बन सकता है। मैंने पापा की पुरानी फाइलों से कुछ कागज निकाले, लेकिन कई कागज गायब थे। वकील बोले, लगता है जानबूझकर रिकॉर्ड से कुछ हटाया गया है, पर हम जांच करेंगे। रात को मैं पापा के पास बैठी थी, उनकी आंखों में थकान थी, चेहरे पर गहरी चुप्पी। धीरे से उनका हाथ पकड़ा और कहा, मैं सब कुछ वापस लाना चाहती हूँ। उन्होंने आंखें मेरी तरफ घुमाई जैसे कुछ पूछ रहे हों। क्या सच में? क्या अपने हक, अपने सपने के लिए लड़ना चाहती है? उनकी आंखों में हल्की सी चमक आ गई, जैसे कहीं भीतर एक रोशनी जाग उठी हो। घर अब पूरी तरह से 2 लोगों पर टिका था, माँ और मैं। पापा बिस्तर पर पड़े रहते, ना बोल सकते ना चल सकते। सुबह से शाम तक उनकी देखभाल में दिन कटता, लेकिन अब धीरे धीरे गरीबी दरवाजे पर आ खड़ी हुई थी। जरूरतें बढ़ती जा रही थी, दवाइयों की लिस्ट लंबी होती जा रही थी और पैसे कम पड़ने लगे थे।
पापा की जमा पूंजी लगभग खत्म हो गई थी और कोई आय का साधन नहीं बचा था। एक दिन माँ बोली, सोच रही हूँ 2 घरों में सफाई का काम पकड़ लूँ, सुबह जाऊंगी, 2 घंटे का काम है। मैंने कहा, नहीं माँ, आप ये काम नहीं करेंगी। माँ बोली, बेटी कुछ तो करना पड़ेगा, पापा का सब कुछ तेरे कंधों पर है। मैंने मन ही मन ठान लिया कि अब हम दोनों मिलकर कुछ करेंगे। अगले दिन सुबह माँ चली गई। मैं रसोई में बैठी आटा गूंथ रही थी, तभी पापा ने आंखों से इशारा किया। मैंने पूछा, क्या चाहिए पापा? उन्होंने दरवाजे की ओर देखा, फिर हाथ से ऐसे इशारा किया जैसे किसी को काम करते देख रहे हो। मैं समझ गई कि माँ काम पर चली गई है। उनकी आंखों में एक उदासी थी, जैसे अपने आप को दोष दे रही हूँ। मैंने उनका हाथ पकड़कर कहा, पापा चिंता मत कीजिए, हम सब संभाल लेंगे। जब मोहल्ले की औरतों ने माँ को देखा तो कोई सहानुभूति, कोई आश्चर्य और कोई ताने मारती निगाहों से देखती, लेकिन माँ सब कुछ चुपचाप सहती रही। वो 2 घरों में सफाई करती, बर्तन मांजती और थोड़े बहुत पैसे लाकर मेरे हाथ में रखती। देख बेटा, आज 50 रुपए ज्यादा मिले। माँ के चेहरे पर एक अजीब सी थकान और चिंता रहती। मैंने एक दिन तय कर लिया कि पुरानी सिलाई मशीन निकालूंगी और काम शुरू करूंगी। माँ के दहेज में आई एक पुरानी सिलाई मशीन थी, जिसे कई सालों से किसी ने छुआ भी नहीं था। मैंने उसे साफ किया, तेल डाला और पुराने कपड़ों से शुरुआत की। पहले दिन पड़ोस की विमला दीदी ने अपनी बेटी के कपड़े सिलने को दिए। 2 दिन बाद संगीता का ऑर्डर आया। धीरे धीरे काम चल निकला। मैं दिन में कपड़े सिलती और शाम को पापा के पास बैठती, उनकी देखभाल करती। माँ सुबह से दोपहर तक घरों में काम करके आती, फिर खाना बनाकर मेरे साथ सिलाई में मदद करती। हमारा घर अब एक छोटा सा वृक्ष बन गया था, जहाँ हम तीनों सिर्फ हिम्मत के धागे से जुड़े हुए थे। एक दिन माँ ने बताया, अम्मा कह रही थी मोहल्ले के किसी जानकार की दुकान में काम मिल सकता है, तो चाहे तो बात कर लूँ। मैंने कहा, हाँ माँ। 2 दिन बाद माँ वहाँ गई। लौटकर उनके चेहरे पर मायूसी थी। बोली, वो लोग कह रहे थे कि तू अकेली लड़की है, घर का काम भी देखती है, वक्त से काम कैसे करेगी? मैंने माँ से कहा, कोई बात नहीं माँ, हम धीरे धीरे अपना काम बढ़ाएंगे। पापा रोज कुछ न कुछ इशारे करते, कभी पैरों की ओर, कभी खिड़की की ओर। मैं उनसे कहती, एक दिन आप खुद बाहर चलेंगे, अभी आराम कीजिए। कभी कभी रात में सोते सोते मुझे पास बुलाते, जैसे कुछ कहना चाहते हो, पर शब्द नहीं निकलते। मैं बस इतना कहती, आपने हमें मजबूत बनाया, अब हमारी बारी है। घर की स्थिति थोड़ी संभल रही थी, मगर मोहल्ले में हमारे बारे में बातें हो रही थी। पिता बीमार, माँ नौकरानी बन गई, बेटी सिलाई करती है, सब कुछ खत्म हो गया इनका। एक दिन 2 औरतों को ये कहते सुना। मैं चुप रही, क्योंकि अब जवाब देने का वक्त नहीं था। काम की जिम्मेदारी बढ़ी थी। इस बीच मैंने सोचा कि पापा के नाम जो थोड़ी